हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक चल रहा था रेस्पायरेशन इन प्लांट। रेस्पायरेशन इन प्लांट में अपने ग्लाइकोलाइसिस तक देख लिया था। आज अपन देखेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। ग्लाइकोलाइसिस तक अपन ने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम चलता है और इस सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन अपन देखेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में अपन एरोबिक रिएक्शन के 3 स्टेप देखेंगे। लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो लिंक रिएक्शन में देखेंगे अपन ने जो अपन ने पायरुविक एसिड बनाया था साइटोप्लाज्म में, वो अपन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आ जाएंगे। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था और अपन ने पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बताए थे। पायरुविक एसिड तक अपन ने ग्लूकोज से अपन ने पायरुविक एसिड बनाया था, उसमें अपन ने देखा था कि ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन हुआ है। बट अपन अब आगे देखेंगे कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। मतलब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, तो अपन देखेंगे कि उससे अगर 6 CO2 रिलीज हो जाएंगे तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अब अपन देखेंगे लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में अपन ने पायरुविक एसिड के 3 कार्बन के मॉलिक्यूल से अपन 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा और उससे अपन एक CO2 रिलीज करवाएंगे। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से अपन 2 CO2 रिलीज करवा देंगे। इस लिंक रिएक्शन में पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से रिएक्शन होती है। इसमें 3 टाइप के सब एंजाइम्स होते हैं, डिहाइड्रोजिनेज, डीकार्बोक्सिलेज और ट्रांस एसिटाइलेज। और 3 एंजाइम्स और 5 कोफैक्टर होते हैं। फर्स्ट कोफैक्टर हो गया अपना कोएंजाइम ए, सेकंड हो गया लिपोइक एसिड। फर्स्ट अपना हो गया कोएंजाइम ए, सेकंड हो गया अपना लिपोइक एसिड, थर्ड हो गया टीपीपी थायमिन पायरोफॉस्फेट, फोर्थ अपना हो गया NAD+ और फिफ्थ हो गया अपना Mg+2। तो Mg+2 है वो आयन है और बाकी अपने हैं वो कोएंजाइम्स हैं और 5 हो गए। तो इन पांचों को अपन एक साथ बोलेंगे कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स बोलेंगे। और ये 4 हो गए कोएंजाइम्स अपने। तो 2 NAD+ से अपन को 2 NADS2 प्राप्त हो जाएंगे, 2 CO2 प्राप्त हो जाएंगे। डबल डबल अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने पास 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, तो डबल डबल निकलेंगे। और अगर एक पायरुविक एसिड से आपको पूछा जाए तो एक NADS2 और एक CO2 मिलेगा। तो अपने लिंक रिएक्शन के क्या प्रोडक्ट हो गए, एक CO2 और एक NADS2, एक पायरुविक एसिड से और 2 पायरुविक एसिड से अपने हो गए 2 NADS2 और 2 CO2। और एसिटाइल कोएंजाइम E है वो अपना 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल अपना एसिटाइल है। कोएंजाइम तो ए तो अपन अगर अपन इसको क्रेब्स साइकिल में लेके चलेंगे तो कोएंजाइम ए है वो अपना वापस रिलीज हो जाएगा। एसिटाइल 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो ही क्रेब साइकिल में जाएगा। तो अपन क्रेब साइकिल में देखेंगे। अब क्रेब साइकिल में अपन देखते हैं, इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रिक एसिड में अपन को 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, इसलिए इसको अपन TCA साइकिल भी बोलते हैं। NCERT में अपन को TCA साइकिल दे रखा है। अब अपन देखेंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में जुड़ के ये सिट्रिक एसिड बनाता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की हेल्प से। इसमें H2O भी रिलीज ऐड होता है। ये अपनी है फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की हेल्प से सिट्रिक एसिड बना रहा है। ये अपनी क्रेब साइकिल की फर्स्ट रिएक्शन है। मतलब क्रेब साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट तो हो गया सिट्रिक एसिड, और आपने जो लिया है क्रेब साइकिल में वो हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो 4 कार्बन का ये मॉलिक्यूल, 2 का ये, अपने 6 कार्बन का मॉलिक्यूल
बन गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से सिस एकोनिटिक एसिड बनाता है, जो कि है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। ना तो हमने CO2 रिलीज करवाई है, ना कुछ ऐड किया है, अपन ने सिर्फ एक H2O रिलीज करवाया सेकेंड स्टेप में। अब अपन देखेंगे कि सिट्रिक सिस एकोनिटिक एसिड है, वो एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से H2O अपन ऐड करवाएंगे इस रिएक्शन में, और अपन को मिलेगा आइसोसिट्रिक एसिड। ये अपनी होगी थर्ड रिएक्शन। सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड एक दूसरे की आइसोमर हैं, बट ये इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट वैसे फंक्शनली ये अलग अलग है। इसका अलग फंक्शन है और सिट्रिक एसिड का अलग फंक्शन है। अब बच्चे अपन देखेंगे कि आइसोसिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाएगा। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाएगा तो ये 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन में अपन ने डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज किया ना, तो आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड मिल रहा है अपन को। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो गए, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, हाइड्रोजन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है अपना। तो यहाँ पे अपने इस रिएक्शन में अपने क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से अपन कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से CO2 रिलीज करवा रहे हैं और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना रहे हैं। एक CO2 रिलीज करवा दिया तो अपने पास 5 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया। 5 कार्बन का मॉलिक्यूल अपने प्राप्त हुआ और अपन ने इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलेशन करवाया। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिलीज होना, ऑक्सीडेशन मतलब H2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना। अल्फा अपने ये बच्चे 4th रिएक्शन थी और ये अपनी 5th रिएक्शन थी। अब अपन देखेंगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, वो डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की हेल्प से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनाता है। तो अपने इसमें अपने हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएंगे, CO2 भी रिलीज हो जाएगी और कोएंजाइम ए आ रहा है, इट मीन्स इसमें अपन ने कोएंजाइम ए ऐड करवाया, तो ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया। अपने 2 हाइड्रोजन प्राप्त हो गए, निकल गए, और एक CO2 निकल गया। तो इसमें मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कार्बोक्सिलेशन भी हो। ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन अपने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम जब बनेगा तो ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों होंगे। अब अपन आगे देखते हैं, ये 6 नंबर की रिएक्शन थी अपनी। अब अपन 7 नंबर की रिएक्शन में देखेंगे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, वो सक्सिनिक एसिड में बदलेगा थायोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। ये GDP से GTP बनाएगा और फिर कपल्ड रिएक्शन चल के वे वापस GTP में बदल जाएगी और ADP ATP में बदल जाएगा। ये अपने बच्चे ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, GTP का डायरेक्ट फॉर्मेशन SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो अपने 4 कार्बन का मॉलिक्यूल सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो गया। सक्सिनिक एसिड अब अपन आगे CO2 रिलीज नहीं करवाएंगे, क्योंकि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल अपन ने लिया था और 2 कार्बन का मॉलिक्यूल अपन ने 4 कार्बन अपन ने लिए थे, तो अपन ये साइकिल है, इसलिए अपन 4 कार्बन तो इसको वापस से लौटाएंगे ना। अपन ने 2 CO2 निकालनी थी, वो निकाल ली। अब अपन साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये FAD से FADH2 बना रहा है। बच्चे ध्यान रखना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये FAD से FADH2 में बदलेगा। क्यों बदलेगा, पहले तो अपन देख रहे थे कि हाइड्रोजन NAD+ से
S2 में ही बदल रहा है, इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन तो चल रही थी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर अपने पास FAD प्लस है, जो FADS2 में बदलेगा, इसलिए ये FAD को इलेक्ट्रॉन देगा। और फ्यूमेरिक एसिड है, जो 4 कार्बन का H2 ऐड होगा। फ्यूमेरेज एंजाइम की हेल्प से मैलिक एसिड में, ये मैलिक एसिड में बदलेगा। अपने मैलिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल फ्यूमेरेज एंजाइम की हेल्प से फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में बदल रहा है। मैलिक एसिड ये अपनी होगी बच्चे एड रिएक्शन, और ये होगी 9th रिएक्शन, और ये होगी, अब अपन 10th देखेंगे। 10th रिएक्शन में क्या है, मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो रहा है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से, मतलब NAD प्लस से NADH2 बदल रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, अपने ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपन ने जो 4 कार्बन का कंपाउंड लिया था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, वो अपन ने वापस बना दिया। तो अपन देखेंगे बच्चे कि इसमें अपन को फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th स्टेप में अपन ने H2O ऐड करवाया है, और सेकंड स्टेप में अपन ने H2O निकाला है। सेकंड के अलावा अपन 4th, 6th, 8th और 10th, 4th, 6th, 8th और 10th इनमें भी H2O निकालेंगे। पर इनमें H2O अपन कैसे निकालेंगे, इनमें H2O अपन डायरेक्टली तो नहीं निकालेंगे, बट अपन ETS चलाएंगे तब निकालेंगे। इसलिए यहाँ पर तो अपन बेसिकली 3 H2O काम में ले रहे हैं। ठीक है बच्चा। अब अपन देखेंगे कि अपने को ऑक्सीडेशन अपन ने किन किन स्टेप में करवाया। ऑक्सीडेशन अपन ने 4th स्टेप में करवाया है, और 6th में भी तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना। ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों हुए हैं, बट ऑक्सीडेशन तो हुआ है, और यहाँ भी हुआ है 8th में भी और 10th में भी। CO2 रिलीज कौन कौन सी स्टेप में हुई, 5th और 6th में। बस आपको पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों ही कौन सी स्टेप में होती हैं, तो वो आपकी 6th स्टेप में ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहे हैं। लिंक रिएक्शन में भी आपने देखा था कि हाइड्रोजन और CO2 दोनों रिलीज हो रहे हैं, तो इसको भी अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहे हैं इस स्टेप में भी। तो 2 CO2 अपन ने यहाँ निकाल दी थी, मतलब एक मॉलिक्यूल से एक CO2 निकाल दी थी, और 2 CO2 अपने यहाँ निकाल दी। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करवा दिया अपन ने। अब बच्चे आगे देखते हैं अपन कि अब अपन इसको रिएक्शन के रूप में देख लेते हैं। पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल था, 4 NAD प्लस खर्च होते हैं इसमें, एक FAD प्लस खर्च होता है, 3 H2O खर्च होते हैं, और एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में चलती है पूरी की पूरी रिएक्शन, और अपन इससे 3 CO2 पूरी निकाल ली, 4 NADH2 निकाल लिए, एक FADH2, और एक अपन को डायरेक्ट ATP मिल गया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखा था ना अपन ने बच्चे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 7 स्टेप में हो रहा है। अपन को एक डायरेक्ट ATP मिल रही है, मतलब क्रेब साइकिल से अपन को क्या मिली, 3 NADH2, एक FADH2, एक ATP और 2 CO2। तो बच्चे 3H2O आपको समझ में आ ही गया होगा। 3H2O इसलिए बोला है क्योंकि फर्स्ट, थर्ड, 7th, 9th स्टेप में H2O
ऐड करवा रहे हैं और एक सेकेंड स्टेप में रिलीज कर दिया, तो ये 3s2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन है। अब अपन देखेंगे, अपन पूरा इस प्रोसेस एक साथ समझ लेते हैं। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, ग्लाइकोलाइसिस से ये साइटोप्लाज्म में होता है और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाता है। तो अपन ने 2 NADH2 बना लिए और 2 ATP बना लिए। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 2 NADH2 बना लिए और 2 CO2 बना लिए अपन ने। अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ये रिएक्शन होगी, तो क्रेब साइकिल 2 बार चलेगी, तो 2 CO2 एक क्रेब साइकिल में निकल रही है, तो 2 क्रेब साइकिल में इंटू 2 कर देंगे, 4 CO2 हो गए। और 3 NADH2 एक क्रेब साइकिल में रिलीज हो रहे हैं, तो 2 में 6 रिलीज हो जाएंगे। एक ATP एक क्रेब साइकिल में आ रही है, तो 2 क्रेब साइकिल की 2 ATP, और एक क्रेब साइकिल से अपन को 2 FADH2 मिल रहे हैं, तो 2 क्रेब साइकिल से अपन को 2 FADH2 मिल जाएंगे। तो ये बच्चे सारे के सारे NADH2 और FADH2 हैं, वो ETS में जाएंगे, ETS में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जाएंगे। तो बच्चे ये सारे NADH2 ग्लाइकोलाइसिस वाले अपने हाइड्रोजन ETS को देगा, और लिंक रिएक्शन के भी NADH2 ETS में आएंगे, क्रेब साइकिल के भी NADH2 और FADH2 ETS के पास आएंगे। तो ETS में जाके ये NADH2 और FADH2 ATP का फॉर्मेशन करेंगे। एक NADH2 3 ATP बनाएगा और एक FADH2 2 ATP फॉर्म करेगा। ETS की सारी प्रोसेस से उच्च हम अगले लेक्चर में देखेंगे, बट अभी अपन ATP का पूरा कैलकुलेशन तो समझ लेते हैं पहले, कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अपन को 38 ATP कैसे मिलेंगे। ये प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 2 बनते हैं, FADH2 0 बनता है और ATP 2 बनते हैं। लिंक रिएक्शन में 2 तो NADH2 बन गए और FADH2 ATP नहीं बनते। क्रेब साइकिल में अपने 6 तो NADH2 बन गए, 2 FADH2 बन गए और 2 ATP बन गए, तो टोटल NADH2 10 बन गए, FADH2 2 और ATP 4 बन गए। तो NADH2 ETS में जाके एक NADH2 3 ATP बनाएगा, तो 30 ATP तो यहाँ से आ गए अपनी। FADH2 2 ATP बनाएगा, इसलिए 4 ATP यहाँ से आ गए और 4 ATP अपन को डायरेक्ट मिल गए। तो अपने पास टोटल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP का फॉर्मेशन इस प्रकार होता है। बट अपन कैसे ये फॉर्म होंगे 38 ATP, ये अपन देखेंगे ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में।